अभी जो सूडान में हो रहा है वो वार बिल्कुल भी नहीं, वह एक देश का बिखराव है। हर गली में गोलियां चल रही है और हर शहर में धुआं छाया हुआ है और लोग बस जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। 15 अप्रैल 2023 से सूडान के अंदर दो फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही। पहला सूडान आर्मी और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। दोनों बोलते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, पर सच यही है दोस्तों कि मर रहा है तो सिर्फ आम इंसान। अब तक 1.5 लाख लोग अपनी जान खो चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप चले गए। डॉर्फर के गांव जला दिए गए हैं। महिलाओं के साथ रेप और वायलेंस आम बात हो चुकी है और फूड और पानी के बिना हर दिन हर इंसान एक जंग लड़ रहा है। सूडान की जमीन पर अब बस खून और आंसू के बू है। कभी गोल्ड के लिए लड़ाई तो कभी पावर के लिए लड़ाई, पर आम लोगों के लिए हर दिन एक नया कब्र बनता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस वार की असली कहानी को। दोस्तों सूडान का जो ये मामला है बहुत ही पेचीदा है, इसलिए चलते हैं उसके जड़ तक 1956 से स्टार्ट करके। साल 1956 सूडान ने ब्रिटिश और इजिप्टियन हुकूमत से आजादी पाई। देश में खुशी थी, लोगों को लग रहा था अपना फ्यूचर अपने हाथ में है। लेकिन आजादी के साथ ही एक पुरानी फिशर जिंदा थी, नॉर्थ और साउथ सूडान का डिवाइड। नॉर्थ में ज्यादातर लोग अरबिक बोलते थे, मुस्लिम थे और कल्चरली मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए थे। साउथ में अफ्रीकन ट्राइब्स थी जिसमें क्रिश्चियनिटी और लोकल बिलीफ्स कॉमन थे। ये दोनों हिस्से ब्रिटिश रूल के टाइम पे अलग अलग तरीके से गवर्न किए गए थे। नॉर्थ में अरबिक एजुकेशन और ट्रेड सिस्टम, साउथ में मिशनरी स्कूल्स और अफ्रीकन कल्चर प्रमोट किया गया। रिजल्ट क्या निकला? जब आजादी मिली तो ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। एक देश, दो सोच, दो कल्चर, दो फैथ। सूडान ने डेमोक्रेसी भी स्टार्ट की पर फाउंडेशन ही वीक थी। पॉलिटिकल लीडर्स नॉर्थ के ज्यादा थे। साउथ के लोगों को लगता था कि उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और वहीं से मिसट्रस्ट शुरू हो गया। सूडान ने आजादी ऑफिशियली 1956 में पाई, लेकिन जंग वो तो 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1955 में जब ब्रिटिश लोग जा रहे थे, साउथ के सोल्जर्स जो उस टाइम सूडान आर्मी थे उन्होंने बगावत कर दी। उनका कहना था नॉर्थ के ऑफिसर्स हमें दबा रहे हैं, हमारी कल्चर हमारी रिलीजन को खत्म कर रहे हैं। यानी आजादी के पहले ही नॉर्थ और साउथ के बीच विश्वास का टूटना शुरू हो गया था। आजादी के बाद तो ये डिवाइड और खुलकर सामने आ गया। 1956 के बाद जो सिविलियन गवर्नमेंट बनी वो ज्यादा नॉर्थ के पॉलिटिशियन के हाथ में थी। साउथ के लीडर्स को ना तो पावर मिली ना उनके इश्यूज पे ध्यान दिया गया। आजादी के सिर्फ 2 साल के बाद 1958 में जनरल इब्राहिम अबाउड ने कॉप कर दिया और सिविलियन सरकार को हटा दी। अबाउड ने कहा सूडान एक यूनाइटेड इस्लामिक अरब देश बनेगा। अबाउड ने अरबिक लैंग्वेज और इस्लाम को नेशनल आइडेंटिटी बना दिया। मिशनरी स्कूल्स बंद कर दिए और साउथ के लोगों पे जबरदस्ती अरबिक कल्चर थोपने लगे। यही वो वक्त था जब जंग और भड़क गई और फर्स्ट सूडानीज सिविल वॉर ऑफिशियली फुल स्केल पे चल पड़ी। ये वॉर 1955 से 1972 तक पूरे 17 साल चली। नॉर्थ की आर्मी और साउथ के गोरिल्ला फाइटर्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। हजारों लोग मरे, लाखों लोग घर छोड़कर भाग गए। सूडान के अंदर हंगर, डिजीज और डर आम बात बन गई। अबाउड के रूल में सेंसरशिप थी, लोगों की आवाज दबाई गई और आर्मी का जुल्म बढ़ता गया। लेकिन 1964 में लोग सड़क पर आ गई। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और रेबिलियन ने अबाउड को गिरने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद एक शॉर्ट लिव्ड सिविलियन सरकार बन जाती है, लेकिन देश में पीस अभी भी दूर थी। साउथ के फाइटर्स अभी भी जंग नहीं रोके थे और हर तरफ चौस था। यही चौस आगे जाकर 1972 में एडिस अबाबा पीस एग्रीमेंट तक ले गया, जहां पहली बार नॉर्थ और साउथ एक टेबल पर बैठकर शांति की बात करते हैं। पर इस शांति तक पहुंचने के लिए सूडान ने अपना एक पूरा जनरेशन खो चुका था। इस तरह 17 साल के खून खराबा के बाद 1972 में आखिर एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे कहा जाता है एडिस अबाबा एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट नॉर्थ के गवर्नमेंट और साउथ के रेबल्स के बीच
होता है। इसमें लिखा जाता है साउथ सूडान को अपना ऑटोनोमस रिलीजन मिलेगा, अपना गवर्नमेंट मिलेगा और अपना लॉ और अपना कल्चर मिलेगा। सूडान में पहली बार लोगों को लगा कि अब सुकून मिलेगा। स्कूल्स खुलने लगे, मार्केट वापस चले और लोगों ने सोचा अब बस जंग खत्म हो गई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि असली मसला पावर और रिसोर्सेज अभी भी सुलझा नहीं था। नॉर्थ की गवर्नमेंट अब भी पूरे ऑयल और गोल्ड के ऊपर कंट्रोल चाहती थी, जबकि ऑयल मिलता था साउथ के जमीन पर। 1970 के एंड तक एक और बड़ा ट्विस्ट आया। सूडान के अंदर ऑयल मिल गया। पहले लोगों ने सोचा ये तो देश के लिए एक ब्लीजिंग होगा, पर असल में यह एक नया कर्श बन गया। ऑयल ज्यादा था साउथ में, लेकिन रिफाइनरी और एक्सपोर्ट का कंट्रोल था साउथ के हाथ। नॉर्थ के लीडर्स ने कहा ऑयल हमारा है और साउथ के लोगों ने कहा नहीं, ये तो हमारी मिट्टी का है। और यही से सूडान के अंदर फिर से अंदर ही अंदर बारूद जमा होने लगा। 1972 के पीस डील में साफ लिखा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन 1978 के बाद प्रेसिडेंट जाफर नेमेरी ने यह प्रॉमिस तोड़ना शुरू कर दिया। उसने साउथ के लीडर को हटाकर अपने लॉयल लोग बैठाना शुरू कर दिया और ऑयल फील्ड के आसपास मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। 1979 के बाद करप्शन और ग्रीड ने सिस्टम को खोखला कर दिया। खार्तूम के लीडर्स ऑयल के पैसे से रिच हो रहे थे और साउथ के गांव फिर से गरीबी में डूबे जा रहे थे। निमिरी ने रिलीजन का कार्ड भी खेलना शुरू किया। अरबिक और इस्लामिक आइडेंटिटी फिर से पुश किया गया। साउथ के लोगों के लिए पुरानी कहानी फिर से रिपीट हो गई और इस तरह 1972 से 1983 के बीच जो 11 साल थे वो सूडान के लिए एक नकली सुकून जैसा था। ऊपर से पीस दिखता था, अंदर से नफरत और डिस्ट्रस्ट फिर से पल रहा था। और फिर 1983 में एक ऐसा फैसला हुआ जिससे सूडान फिर से आग में जल गया। प्रेसिडेंट नेमेरी ने एडिस अबाबा एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया और पूरे सूडान में इस्लामिक शरिया लॉ लागू कर दी, यहाँ तक के साउथ पर भी जहाँ ज्यादातर लोग क्रिश्चियन और ट्राइबल थे। यह एक धमाका जैसा था और इसी से शुरू होता है सेकंड सूडानिस सिविल वार। 1983 वो साल था जब सूडान फिर से जल उठा। प्रेसिडेंट जाफर नेमेरी ने जब साउथ के लोगों पर इस्लामिक शरिया लॉ जबरदस्ती लागू कर दी तो साउथ में गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने कहा हमारी जमीन, हमारा धर्म, हमारा कल्चर सब कुछ खतरे में है। और इस तरह साउथ के लोग फिर से हथियार उठाने लगे और एक नई संगठन बनी SPLA, सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसके लीडर्स थे जॉन गैरंग, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने कहा यह जंग सिर्फ धर्म के लिए नहीं, पूरे सूडान में इक्वलिटी के लिए है। इस बार जंग नॉर्थ और साउथ के बीच नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई बन गई। एक तरफ इस्लामिक मिलिट्री रिजीम और दूसरी तरफ सेक्युलर फ्रीडम मूवमेंट। और इस तरह 1980 के बीच सूडान फिर से अंधेरे में चला गया। हर दिन बॉम्बिंग, लूट और रेप की खबरें आती। खेत जल गए, लोग भूख से मरने लगे और लाखों लोग देश छोड़कर इथियोपिया और केनिया के रिफ्यूजी कैंप में चले गए। UN रिपोर्ट के हिसाब से उस वार के दौरान 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 40 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। लेकिन जब पूरा देश जंग में था तो नेमेरी का सिस्टम अंदर से हिल गया। उसकी अपनी आर्मी और अपने मिनिस्टर्स ही उसके खिलाफ होने लगे। करप्शन, इन्फ्लेशन और फेमिन ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। 1985 में निमरी एक फॉरेन टूर पर गया और उसी दौरान उसकी गवर्नमेंट मिलिट्री ने हटा दी। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी पर देश फिर भी अनस्टेबल रहा। 1986 में डेमोक्रेसी का नाटक हुआ। थोड़े टाइम के लिए इलेक्शन भी हुई पर रियल पावर फिर भी मिलिट्री के हाथ में ही थी। सबको लग रहा था सूडान अब किसी नए तूफान के लिए तैयार है। और फिर 1989 एक और सुबह एक और कॉप आर्मी ने रेडियो स्टेशन कैप्चर किया और एक नया नाम अनाउंस हुआ, ब्रिगेडियर उमर अल बशीर। उसने कहा मैं सूडान में अमन और इंसाफ वापस लाऊंगा। लेकिन कुछ ही महीनों में सूडान फिर से डिक्टेटरशिप के अंधेरे में चला गया। बशीर ने पावर मिलते ही डेमोक्रेसी ही खत्म कर दी, पार्टीज बैन कर दी और खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। इस तरह सूडान में डेमोक्रेसी का चैप्टर बंद हो गया और एक नई कहानी शुरू हुई जो अगले 30 साल तक चलेगी। और एक बार फिर सूडान में एक मिलिट्री रूलर था और जनता सिर्फ एक स्पेक्टेटर। जंग अब भी चल रही थी पर अब लोगों का दर्द
सिस्टम का हिस्सा बन गया था। 2011 एक नई सुबह थी। सूडान दो हिस्सों में बंट चुका था, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। नॉर्थ में उमर अल बशीर अब भी पावर में था और साउथ में साल्वा किर एक नया देश का सपना देख रहा था। यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यह था दिल और रिसोर्सेज का बंटवारा। साउथ सूडान ले गया सूडान का 75% ऑयल रिजर्व, लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन था नॉर्थ सूडान के कंट्रोल में। सूडान के लिए यह सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका था। एक पल में उसकी जीडीपी का आधा हिस्सा गायब हो गया। पेट्रोल एक्सपोर्ट गिर गया और सरकार के पास पैसा कम पड़ने लगे। बशीर ने सब्सिडी कम कर दी, टैक्सेस बढ़ाए और फिर लोग सड़क पे उतरने लगे। उधर साउथ सूडान में भी शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। तेल तो मिल गया पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं रहा। थोड़े ही समय में वहाँ भी करप्शन और सिविल वार का बीज उगने लगे। सूडान और साउथ सूडान दोनों ही अपने अपने अंदर से हिल गए थे। जहाँ नॉर्थ में बशीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए मिलिट्री और मिलिट्रिया पर ज्यादा भरोसा कर रहा था, वहाँ साउथ में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। वही वो समय था जब सूडान के अंदर एक नई शक्ति उभरी, एक फोर्स जिसका नाम था रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF। साल 2013 में बशीर अपने 24 साल के रूल में सबसे ज्यादा प्रेशर में था। ऑयल रेवेन्यू जा चुका था, इकोनॉमी टूट चुकी थी और नॉर्थ के अंदर हर तरफ से आवाज उठ रही थी, बशीर हटाओ, बशीर हटाओ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बशीर ने एक नई चाल चली। उसने अपने पुराने दुश्मन को अपना हथियार बना लिया और उसी चाल से पैदा हुआ एक नया नाम रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF। RSF असल में जानजावीद मिलिटिया से निकली थी, वही जानजावीद जिन्होंने 2000 में डॉर्फर में हजारों लोगों का कत्लेआम किया था। बशीर ने उन्हीं ट्राइबल फाइटर्स को एक यूनिफॉर्म दी, एक फ्लैग दिया और बोला अब तुम मेरे साथ हो, देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ो। बशीर के लिए RSF एक प्राइवेट आर्मी जैसी थी जो सिर्फ उसके लिए काम करती थी और उसी के ऑर्डर सुनती थी। ऑफिशियल सूडान आर्मी से बिल्कुल अलग पर गवर्नमेंट के अंडर, बस नाम के लिए। और इस तरह RSF का लीडर बना मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हेमेटी के नाम से जानते हैं। बशीर सोच रहा था RSF उसे बचाएगी, पर ये उसके रिजीम के खात्मे की शुरुआत थी, क्योंकि जब एक डिक्टेटर अपने रक्षा के लिए एक और डिक्टेटर पैदा करता है तो कहानी हमेशा खून से लिखी जाती है। 2018 के आखिर तक पूरा सूडान उबल रहा था। रोटी, पेट्रोल और दवा, सब चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। लोगों के पास ना पैसा था ना सब्र। फिर एक चिंगारी भड़की, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया और धीरे धीरे वो चिंगारी आग बन गई। खार्तूम, अतबरा, डॉर्फर, हर शहर में आवाज उठी, बशीर बस करो। सरकार ने पहले डंडा चलाई, फिर फायरिंग कराई, पर इस बार लोग नहीं डरे। प्रोटेस्टर्स ने आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर ही कैंप लगा लिया। हजारों लोग दिन रात वही बैठे रहे। उनका कहना एक ही था, या तो डेमोक्रेसी मिलेगी या फिर मौत। बशीर ने RSF और आर्मी दोनों को कहा प्रोटेस्ट तोड़ दो, पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। RSF का लीडर हेमेटी समझ गया था कि हवा बदल रही है। 11 अप्रैल 2019 के सुबह सुबह खार्तूम में खबर आई, आर्मी ने पावर ले ली। उमर अल बशीर को उसके ही महल से गिरफ्तार कर लिया गया। ना पब्लिक ने उठाया, ना फौरन आर्मी ने, उसके अपने लोगों ने, उसके अपने ही यूनिफॉर्म वालों ने। सूडान आर्मी SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF दोनों ने मिलकर उमर अल बशीर को हटाया। बाहर से लग रहा था ये यूनिटी का मोमेंट है, पर अंदर से ये एक साइलेंट डील थी। सूडान आर्मी ने सोचा अब पावर हमारे पास, और RSF ने सोचा हमने बशीर को हटाकर अपना हक कमा लिया है। और इस तरह दोनों आर्मी अपने आप को सूडान का असली रखवाला समझ रहे थे। जनता सड़क पर नाच रही थी, पर उन्हें पता नहीं था बशीर गया जरूर है, लेकिन उसके जाने के बाद एक और ज्यादा खतरनाक खेल शुरू होने वाला है, पावर का खेल और कुर्सी का खेल। बशीर के गिरने के बाद सूडान के लोगों को लगा अब नए युग की शुरुआत होगी। डिक्टेटरशिप खत्म हो गई थी, अब डेमोक्रेसी का सवेरा दिख रहा था। लेकिन असल पावर अब भी मिलिट्री के
पास ही थी। सूडान आर्मी के जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हेमेटी कहते हैं, दोनों मिलकर देश संभाल रहे थे। उन्होंने एक काउंसिल बनाई, ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल TMC। जनता ने कहा हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप को गिराया है ताकि डेमोक्रेसी आए, ना कि एक और मिलिट्री रूल। इसी दौरान बना एक सिविलियन कोलिशन फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज FFC, जिसमें एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल लीडर शामिल थे। उस दौरान इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ा और फाइनली अगस्त 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ कि आर्मी और सिविलियन मिलकर देश चलाएंगे। 3 साल के लिए एक अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद फ्री इलेक्शन होगा। इस पावर शेयरिंग डील के तहत अब्दुल्ला हमदुक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो एक सिविल फोर्स थी, जिसे फोर्स ऑफ फ्रीडम एंड चेंज ने नॉमिनेट किया था, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया था आर्मी और RSF ने। मतलब ये हुआ कि वो एक ज्वाइंट एग्रीमेंट था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑफिशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था: बुरहान हेड ऑफ स्टेट, हेमेटी डिप्टी हेड और हमदुक प्राइम मिनिस्टर। पर असली कंट्रोल फौज के पास ही था। हमदुक बस एक सिविलियन मास है जिसे पीछे पुरानी मिलिट्री ही चला रही थी। टाइम के साथ साथ ये सेटअप अंदर से हिलने लगा। हमदुक चाहते थे कि मिलिट्री ब्रैक्स पर वापस जाए और सिविलियन को असली पावर मिले, लेकिन बुरहान और हेमेटी दोनों अपनी कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं थे। अक्टूबर 2021 में जब डेमोक्रेसी का सपना पूरा होने वाला था, तो आर्मी और RSF दोनों ने मिलकर एक और कॉप कर दिया। हमदुक को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया और सूडान वापस फिर से अंधेरे में चला गया। सूडान में डेमोक्रेसी एक सपने की तरह थी जो मिलिट्री ने आंख खुलने से पहले ही तोड़ दिया। एक वक्त था जब जनरल बुरहान और हेमेटी एक दूसरे के साथ खड़े थे। दोनों ने मिलकर बशीर को गिराया, हमदुक को पावर दी और सूडान को एक नया फ्यूचर देने का वादा किया। लेकिन वक्त बदला और पावर ने उनके बीच दोस्ती ही तोड़ दी। बुरहान सूडान आर्मी का हेड था, ट्रेंड, डिसिप्लिन, पुरानी फौज का सिंबल। हेमेटी एक ट्राइबल कमांडर था जिसके पास था रैपिड सपोर्ट फोर्स, वही फोर्स जो डॉर्फर की मस्केयर में बनी थी। 2019 के बाद दोनों एक टेम्पोररी अलायंस में थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल जल रहा था कि असली पावर किसके पास होगी। RSF अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता गया। मॉडर्न वेपन्स, फॉरेन फंडिंग और गोल्ड माइंस के पैसे से उन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना ली, एक पैरेलल आर्मी जैसी। बुरहान चाहता था कि RSF को रेगुलर आर्मी में मिला दिया जाए ताकि एक ही चेन ऑफ कमांड हो, लेकिन हेमेटी ने कहा मेरी फोर्स अलग रहेगी, मुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना। बस वही से जंग का बीज पेड़ बन गया और इस तरह 2022 में लोग फिर से सड़कों पर उतरने लगे। हमदुक रिजाइन कर चुके थे और सिविलियन रूल अब फिर दूर लग रहा था। बुरहान और हेमेटी दोनों ने डेमोक्रेसी का वादा तो किया था, पर दोनों ही अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अप्रैल 2023 में सब पैसेंस खत्म हो गया। खार्तूम के आसपास RSF और सूडान आर्मी के बीच क्लैश शुरू हो गया। पहले पावर स्ट्रगल था और अब पूरा सिविल वार बन गया। एक ही देश के 2 जनरल्स जिन्होंने मिलकर बशीर को गिराया था, अब एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल्स चला रहे थे और जनता जो पीस चाह रही थी फिर से गोलियों के बीच फंस गई। 15 अप्रैल 2023 यह डेट सूडान के हिस्ट्री में खून से लिखी गई। आज तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। सूडान आर्मी और RSF दोनों अपने आप को देश का रखवाला बताते हैं, पर ग्राउंड पर हर दिन सिर्फ आम लोग मर रहे हैं। सूडान के आसमान में आज भी धुआं छाया है, पर जमीन पर बस एक सवाल, जब पावर के लिए सभी लड़ रहे हैं तो इंसानियत का रखवाला कौन है। अप्रैल 2023 सूडान में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। सूडान आर्मी और RSF दोनों के बीच पावर की जंग जो सिर्फ सरकार तक सीमित थी, अब पूरे देश तक फैल गई। RSF ने कैपिटल खार्तूम में अपना बेस बना लिया। आर्मी ने जवाब में एयर स्ट्राइक किए, लेकिन बॉम्ब्स आर्मी कैंप्स पर नहीं, शहरों में लोगों के घर पर गिर रहे थे। सिर्फ कुछ दिनों में कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद, इंटरनेट काट दिया गया और हॉस्पिटल एक एक करके बंद होने लगे। डॉक्टर्स बिना मेडिसिन के काम कर रहे थे और लोग इंजरीज के साथ सड़कों पर मर रहे थे। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सिर्फ पहले 3 महीने में 20 लाख लोग घर छोड़कर भाग गए। बॉर्डर के पास चैड, साउथ सूडान और इजिप्ट
में कैंप्स बन गए, लेकिन वहाँ खाना, पानी और सेफ्टी दोनों की कमी थी। डॉर्फर के एरिया में फिर से पुरानी यादें जिंदा हो गई। एथनिक किलिंग्स, गांव जला दिए गए और रेप वेपन्स बन गया। आरएसएफ पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगे और दुनिया ने इसे एक रिपीट ऑफ 2003 डॉर्फर मस्केयर कहा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहले तो शॉक में रिएक्ट किया, फिर सीज फायर की अपील की, लेकिन हर बार 24 घंटे के अंदर तोड़ दी गई। खार्तूम में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन गोली ना चली हो। जंग का मतलब अब सिर्फ पावर नहीं रहा, अब हर साइड अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। सूडान के शहर तबाह हो गए, मार्केट जला दिए गए, स्कूल्स बंद हो गए और एक नई जनरेशन सिर्फ जंग के बीच बड़ी हो रही थी। बच्चों के लिए अब स्कूल्स बेल नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आम बात बन गई। जिस जंग को एक हफ्ते में खत्म होने की उम्मीद थी वो पूरे साल तक चली। हर महीने नए शहर जले, नए लोग मरे और सूडान धीरे धीरे दुनिया के मैप पर एक साइलेंट ट्रेजेडी बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2024 में ये आग पूरे देश में फैल गई और सूडान का सिस्टम एक एक टुकड़े में बिखर गया। 2024 से 25 तक सूडान सिर्फ एक वार जोन नहीं रहा, यह एक जिंदा देश का बिखरना बन गया। हर शहर में तोड़ फोड़, हर घर में उदासी और हर इंसान के अंदर बस एक ही सवाल, कब खत्म होगा ये दुख। अप्रैल 2023 से लेकर अब तक, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग 1,18,00,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, जिसमें 9.3 मिलियन लोग अपने ही देश में इधर उधर भटक रहे हैं और 2.5 मिलियन लोग पड़ोसी देशों चाड, साउथ सूडान, इजिप्ट में शरण ले चुके हैं। यानी देखा जाए तो हर तीसरा सूडानिस अब अपनी जमीन से दूर जा चुका है। खार्तूम रीजन में अप्रैल 2023 से जून 2024 यानी एक साल के बीच कम से कम 61,000 लोग मरे, सिर्फ एक ही स्टेट में। और अगर पूरे देश की बात करें तो इस एक साल में एस्टिमेटेड के हिसाब से 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 2025 के 6 महीने में ही 3300 से ज्यादा सिविलियन मार दिए गए, मोस्टली डॉर्फर रीजन में। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये उन माओं की चीखें हैं जो हर दिन अपने किसी को दफन करती है। 2025 में सूडान के 30 मिलियन लोग को सर्वाइवल के लिए मदद चाहिए। भूख का लेवल इतना बढ़ गया है कि कुछ जगह पर यूएन ने फैमिन कंडीशन डिक्लेयर कर दी। हॉस्पिटल या तो बंद है या आरएसएफ के कंट्रोल में है। डॉक्टर बिना सैलरी के ही काम कर रहे हैं और लोग मलेरिया, कोलरा और इन्फेक्शन से हर रोज मर रहे हैं। एक रिफ्यूजी कैंप में पानी के लिए लोग 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं।